हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर नरेश कुमार साहब, जीएलए कॉलेज महेंद्रनगर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। आज जो है एमए सेमेस्टर 2 के अंतर्गत जो है आज पेपर जो है CC5 पेपर यानी वोमेन इन हिस्ट्री सब्जेक्ट जो है उसके अंतर्गत मैं एक विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ। और सबसे पहले चर्चा करने से पहले जो है उसका सिलेबस के बारे में, क्योंकि यूनिट जो है 5 हैं 1 से लेकर, लेकिन इसके अनुसार जो है बहुत सारे से टॉपिक हैं और टॉपिकों को जो है बारी बारी से एक एक करके जो है मैं टॉपिक पर चर्चा करूँगा। तो सबसे पहले आज जो हम टॉपिक पे जो चर्चा करेंगे वह हमारा यूनिट 3 से है। और वह यूनिट 3 में जो है पहला हमारा है पोजीशन ऑफ वोमेन इन एंशिएंट इंडिया। तो वोमेन इन इंडिया यानी एंशिएंट यानी प्राचीन भारतीय इतिहास, यानी प्राचीन भारतीय इतिहास के समय में जो है महिलाओं में क्या स्थितियाँ थी, महिलाओं की क्या क्या स्थितियाँ थी। तो सबसे पहले इसमें 4 है हमारा लीगल यानी वैधानिक रूप से, एजुकेशनल शिक्षा के रूप में, सोसाइटी यानी सामाजिक जीवन में, पॉलिटी उसके राजनीतिक जीवन में। यानी पोजीशन ऑफ वोमेन इन एंशिएंट इंडिया के अंतर्गत जो है यानी 4 टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो आज हम चर्चा करेंगे कि लीगल के बारे में, यानी प्राचीन काल में जो महिलाओं की जो है कानूनी या वैधानिक स्थिति क्या थी, इसके बारे में हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले जो है मेरा जो चैनल है ये ज्ञान स्टडी क्लासेस से, तो ज्ञान स्टडी क्लासेस को जो सब्सक्राइब करें और इससे बहुत सारे चैनल जो है धीरे धीरे जो है आ जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आज चर्चा करने जा रहा हूँ कि प्राचीन काल में जो है महिलाओं की जो है कानूनी और वैधानिक स्थितियों के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि प्राचीन भारतीय महिलाओं की जो इतिहास को जो है जानने के लिए हम विभिन्न स्रोतों का भी जो है उल्लेख किया गया है। और स्रोतों से हमें पता चलता है कि महिलाओं में को जो है प्राचीन काल में क्या उसकी स्थितियाँ थी। तो सबसे पहले जैसे बहुत सारे ऐसे हैं जैसे धार्मिक ग्रंथ, साहित्य एवं पुरातात्विक, यानी इन स्रोतों को जो है अध्ययन करने से स्पष्ट ये होता है कि प्राचीन भारत में जो है महिलाओं की स्थिति लगभग अच्छी एवं सम्मानजनक थी। तो ऐसे इसके आधार पर हम महिलाओं की जो स्थिति का जो है तभी हम ठीक से आकलन कर सकते हैं। अतः हम अपनी वर्तमान स्थिति को हम जो है राजनीतिक इतिहास के साथ साथ आर्थिक स्थिति का और साथ साथ हम राजनीतिक इतिहास का भी साथ साथ सामाजिक, वैधानिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक एवं कूटनीतिक इतिहास का अध्ययन भी हम करते हैं, ताकि जो है समाज में जो था, समाज में जो मानव का जो सर्वांगीण जो विकास जो होती है उसका विवरण प्रस्तुत किया जा सके। इसीलिए इसके साथ साथ जो है इसकी अध्ययन भी बहुत आवश्यक है और इसके साथ साथ अध्ययन करते भी हैं, क्योंकि उसकी बौद्धिक और सांस्कृतिक और कूटनीतिक जो इतिहास भी बहुत बड़ा एक महत्व भी रखता है। तो इस तरह से इतिहासकारों में हम देखते हैं कि ऐतिहासिक घटनाओं का भी जो है प्रस्तुत करते हैं, लेकिन वह उन्हें जो है किन परिस्थितियों को अपना ध्यान में रखकर यानी सामाजिक, आर्थिक और बौद्धिक और जो वैधानिक इतिहास की ओर भी आकर्षित भी किया है इन लोगों ने, क्योंकि इन इतिहासकारों ने, क्योंकि यह एक बहुत बड़ा एक विचारणीय प्रश्न के रूप में है। क्योंकि प्राचीन काल में जो है यानी नारी की जो वैधानिक स्थितियों का जो है वर्णन हम एक एक करके हम जो है करने का हम प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे कि प्रागैतिहासिक युग के बारे में, क्योंकि हम सबसे पहले इसकी पृष्ठभूमि जानने का प्रयास करेंगे। इस काल में जो प्रागैतिहासिक काल में जो कोई लिखित साक्ष्य तो नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी जो है उसका जैसे बहुत सारे से चित्रकला के नमूने प्राचीन गुफाओं में जो उपलब्ध हैं, उनमें न केवल मनुष्यों के चित्रकला के प्रति लगाव का प्रमाण होती है, बल्कि उसमें जो उत्तरोत्तर विकास और हमेशा जो उन्मुख सामाजिक जीवन की ओर, उत्तरोत्तर विकास की ओर, साथ साथ सामाजिक जीवन की झलक भी देखने को मिलती है प्रागैतिहासिक काल में। क्योंकि परिवार का जो मुखिया होते थे वह वृद्ध पुरुष होता था, जो उनके द्वारा बनाए गए नियमों का पालन जो था वो सभी कबीलों के लोग करते थे। तो इस नियमों का पालन सभी लोग करते थे, लेकिन वह कभी निरंकुश भी होते थे, वह
साथ ही जो है पत्नी के साथ सभी कार्यों को जो है उनकी सलाहकार, एक साझेदारी के रूप में भी होते थे। और यह कार्य विभाजन नहीं था, बल्कि महिलाओं में किसी प्रकार का, हम देखते हैं कि किसी प्रकार का कार्य विभाजन नहीं था। फिर भी महिलाएं समय समय पर जो है पत्थरों को घिसकर यानी हथियार बनाने में जो है पुरुषों का जो है हाथ बटाने में यानी उसका सहयोग करती थी। गृह कार्य में भी एक दूसरे को जो है सहयोगी थे, क्योंकि महिलाएं जो थी सृजनात्मक शक्ति का प्रतीक मानी जाती है। इसलिए धीरे धीरे हम देखते हैं कि गुफाओं से निकलकर जो है मानवों ने जो था कर्मिक विकास में जो है मकान निर्माण की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में जो है को अपनाया भी और सभ्यता की ओर कदम बढ़ाने का भी प्रयास किया है। तो इस तरह से जो है हमारा जो है प्रागैतिहासिक काल में था। लेकिन हम दूसरी में हम देखते हैं कि सिंधु सभ्यता के बारे में चर्चा करते हैं कि इस काल में जो है हम प्राचीन भारत में जो है सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता के अध्ययन करने से ही पता चलता है कि उस समय का जो है यानी सिंधु सभ्यता का जो समाज जो था एक मातृसत्तात्मक था। यानी जॉन मार्शल जो है यहाँ पर जो है सिंधु घाटी सभ्यता से अत्यधिक जो है मातृ देवी की जो मूर्तियाँ मिली है, इसलिए उसकी मातृसत्तात्मक की ओर संकेत ऐसा प्रतीत होता है। वहाँ मातृ देवी की अतः माता की पूजा की जाती थी और मातृ देवी को जो है नदी देवी के रूप में, प्रजनन शक्ति के रूप में, उर्वरा शक्ति के रूप में, कुमारी देवी के रूप में जो है इसकी पूजा भी की जाती थी। सिंधु सभ्यता के में देखते हैं कि उस समाज में जो स्त्रियों को अनेक प्रकार की जो है स्वतंत्रता भी प्राप्त थी। उनकी स्थिति जो है अत्यंत ही जो है सम्मानजनक थी। और यहाँ तक हम देखने को मिलता है कि कॉस्मेटिक यानी हमारा प्रसाधन सामग्री का, यानी हमारे जितने भी प्रसाधन सामग्री हैं, महिलाएं जो है काफ़ी जो है शौकीन रखते थे इसका पहनने का, क्योंकि केश विन्यास पर बहुत जो है अधिकांश सब लोग जो है ध्यान भी देते थे केश विन्यास पर। यहाँ तक कि सिंधु घाटी सभ्यता से जो है चांदारों से, जैसे लिपस्टिक, श्रृंगार पेटी, मोहनजोदड़ो से हाथी दांत के कंघी, तांबे का दर्पण, हड़प्पा से, या बहुत सारे से हर एक जगहों से, हर एक स्थानों से लगभग जो है मिली है। विभिन्न प्रकार की जो आभूषण जो मिली हैं, वो आभूषण पहनने का जो है शौक़ भी रखते थे। तो साथ ही साथ हम देखते हैं कि नृत्य मुद्रा में जो है प्राप्त नारी की मूर्ति भी मिली है, जो मनोरंजन का साधन रही होगी। तो इस बात का संकेत मिलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो तो वैधानिक स्थिति में जो है सिंधु घाटी सभ्यता में स्त्रियों की जो स्थिति था एक संतोषजनक थी और बहुत अच्छी थी। तो इस तरह से अब वैदिक सभ्यता के बारे में हम चर्चा करेंगे। इस तरह से जो है वैदिक काल में स्त्रियों को जो स्थिति जो थी एक अच्छी थी। पूरे भारतीय समाज में हम देखते हैं कि इस काल को जो स्त्रियों को जो है स्वर्णिम काल कहा जाता है, क्योंकि वैदिक काल में यानी ऋग्वेद काल, उत्तर वैदिक काल नहीं, ऋग्वेद काल जो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व के जो बीच का जो काल था यानी ऋग्वेद काल, वो ऋग्वेद काल को जो है स्त्रियों का स्वर्णिम काल कहा जाता है। इस काल में जो है देवी देवताओं से जो है कन्या के प्राप्ति के लिए जो है याचना की जाती थी, प्रार्थना की जाती थी। ऋग्वेद में जो है 9वें मंडल में जो है इस तरह का याचना का भी जो है उल्लेख मिलता है। इस वैदिक काल में हम देखते हैं कि महिलाओं को प्रत्येक रूप में जो है बहुत अधिक से अधिक जो है आदर और सम्मान भी किया जाता था और सम्मान प्राप्त भी होते थे, क्योंकि सामान्य रूप से उनका विवाह भी जो है उत्तरदायित्व जो होता है वह माता पिता का ही होता था उस समय। और साथ ही उससे भी जो है अपने इच्छा अनुसार जो है स्वयंवर यानी अपनी इच्छा अनुसार पति का जो है चुनाव भी कर सकती थी। और इस तरह से जो है शिक्षा प्राप्त करके जो महिलाएं जो है बहुत सारी ऐसे महिलाएं भी थी जो शिक्षा प्राप्त करके गुणवान महिला भी होती थी, जो स्वयंवर की प्रथा का अनुकरण करके यानी अपने पति का भी जो है चुनाव करती थी। तो इस तरह से गुणवान महिलाएं भी बहुत ऐसे लोग थे इस समय, क्योंकि आजीवन रहकर भी जीवन निर्वाह करते थे, जिसको ब्रह्मवादिनी, आमजू या अमाजू भी जो है कहलाते थे। तो वे पुरुषों के साथ साथ क्या था, यज्ञ संबंधी जितने भी सारे अनुष्ठान होते थे उन अनुष्ठानों में जो है भाग लेती थी और दार्शनिक वाद विवाद में भी जो है ये लोग भाग लेती थी। कन्याएं यह भी होती थी उस समय शिक्षा प्राप्त करके जो है विवाह करती थी, जिसको सदाविवाह कहा गया। यानी कुछ विदेशी महिलाओं ने जो है वैदिक काल में जो है ऋचाओं की रचना भी किया है, जैसे अपाला, घोषा, गार्गी, मैत्री, विश्वहारा, आदिति इत्यादि सब नाम जो है उल्लेखनीय है ऋग्वेद काल के में, क्योंकि वैदिक काल में महिलाओं को जो है पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त थे
और शतपथ ब्राह्मण में भी लिखा गया कि स्त्री को पुरुष को अर्धांगिनी भी कहा गया है। तो हम देखते हैं कि धार्मिक दायित्वों का जो है निर्वाह जो था वो पति पत्नी जो है सामूहिक रूप से कार्य करते थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में कन्याओं का उपनयन संस्कार से वंचित कर दिया गया। यानी ऋग्वेद काल के बाद यानी उत्तर वैदिक काल में थोड़ी सी जो महिलाओं की जो स्थितियाँ थी वो गिरावट हो गई, और इस तरह से जो है ऋग्वेद काल में जो है बहुत ही स्वर्णिम काल और बहुत संतोषजनक का काल था स्त्रियों के जो अधिकार क्षेत्र यानी वैधानिक स्थिति में। तो हाँ, इसके बाद हम जो चर्चा करेंगे कि महाकाव्य काल के बारे में। तो महाकाव्य काल यानी साहित्यिक स्रोतों से भी पता चलता है कि रामायण और महाभारत में जो है सीता को जो है अग्नि परीक्षा लिए जाने से या घर से वन छोड़ने, और महाभारत में जो द्रौपदी के 5 पतियों का जो वर्णन है और जो उसे जुए में जो हार जाते हैं उसकी रक्षा करने में जब असफल होते हैं, अतः महिलाएं ये सब सारी जो चीज़ें हैं महाकाव्य काल के अंतर्गत जो है महिलाओं की जो स्थितियाँ ये सारी व्यवस्थाएं या स्थितियाँ थी। लेकिन हम यह भी देखते हैं महिलाएं जो पूजा पाठ या कर्मकांड में जब उलझी हुई थी तो उनकी स्थिति जो है गृह लक्ष्मी की ना होकर एक मनोरंजन का साधन बनकर रह गई थी। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे उल्लेख है, इतरे ब्राह्मण में भी बहुत सारे ऐसे उल्लेख है कि पुत्री दुख का कारण है जबकि पुत्र जो है परिवार का रक्षक होता है। तो इस तरह से जो है हमारा इतरे ब्राह्मण में लिखा हुआ है। लेकिन मैत्रेयी संहिता में बताता है यह भी कि जुआ शराब के बाद जो है स्त्री को जो है तीसरा प्रमुख दोष भी माना है। तो ऐसे ऐसे बात जो है हमारा महाकाव्य काल में था। इस काल में हम देखते हैं कि महिलाओं के गिरी हुई स्थिति का प्रमुख कारण अनार्य महिलाओं की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि उस समय जो है गृह कार्य करती थी। बहुत सारे ऐसे महिलाएं जो गृह कार्य करती थी अनार्य महिलाएं, क्योंकि बहुपत्नी की प्रथा प्रचलन जो है महिलाओं में तो परस्पर एक दूसरे से जानते कि सुंदर दिखने की होड़ में जो है लग गई थी इस समय, क्योंकि वे वस्त्र आभूषण और सौंदर्य प्रसाधनों के द्वारा सुंदरतम जो है दिखाई देने में बहुत सारे से जुड़ गए थे। उस समय उन्हें पढ़ना लिखना मेहनत करना धार्मिक कार्य साधना को पूरी तरह से जो है त्याग भी दिया था। ऐसे बहुत सारे महिलाएं जो भोग विलास में पूर्ण रूप से जीवन व्यतीत करने लगा था। तो इस काल में हम देखते हैं गोद ऐसी वैधानिक स्थितियाँ थी, लेकिन उस समय हम देखते हैं कि गोद लेने का भी प्रथा का प्रचलन था, लेकिन स्त्रियों को जो है युद्ध में भाग लेने का भी अधिकार नहीं था। लेकिन महाभारत काल में जो है सती प्रथा का प्रचलन था, लेकिन समाज में यह व्यापक रूप से प्रचलित नहीं मानी जाती है। पांडु की जब महाभारत में जब पांडु की जब मृत्यु हो गई तो माद्री सती हुई और वासुदेव की पत्नियां सती हुई थी। इस तरह से जो है चर्चाएं की गई हैं इन लेखों के अनुसार। लेकिन हम इसके बाद हम देखते हैं कि महाकाव्य काल में जो वैधानिक की स्थिति जो है महिलाओं की इस तरह से थी। लेकिन इस बार हम चर्चा करने जा रहे हैं कि मौर्य काल में। तो मौर्य काल में भारत में जो नारियों की जो वैधानिक स्थिति है वो वैदिक काल और हमारा महाकाव्य काल की जो है तुलना में अगर हम देखते हैं तो यह तुलना में जो है उतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि उन पर जो विभिन्न तरह के प्रतिबंध लगे हुए थे और समाज में जो बहुविवाह और दहेज प्रथा, पुनर्विवाह, नियोग प्रथा, तलाक प्रथा, जातीय विवाह, बाल विवाह, स्त्रियों का क्रय विक्रय, पर्दा प्रथा, ये सब सारी जो चीज़ें थी इत्यादि का जो है प्रचलन जो है भरपूर हो गई थी। इस काल में जो है बहुविवाह का जो प्रचलन के बारे में जो है कौटिल्य यानी जो है अपने अर्थशास्त्र में लिखा है, उस पर प्रकाश डालते हुए बताते हैं कि पुरुष कितनी ही स्त्रियों से विवाह कर सकता है, पुरुष कितने ही जो है स्त्रियों से विवाह कर सकता है, लेकिन स्त्रियां संतान उत्पन्न करने के लिए ही है। इस तरह से जो है कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में लिखा है। विदेशी यात्री मेगास्थनीज ने भी जो है इस संबंध के बारे में जो है लिखा, यहाँ तक कि बहुत सारे स्त्रियों ने से विवाह करते थे, बहुत सारे लोग जो है बहुत स्त्रियों से विवाह करते थे, लेकिन घर में रखा जाता था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मेगास्थनीज और कौटिल्य दोनों ने इस काल में जो है दहेज प्रथा का जो है प्रचलन किया है। तो ये लोग जो है प्रचलन किया है, यानी इसके बारे में जो है उल्लेख किया है। लेकिन दहेज प्रथा के अंतर्गत हम किए गए जितने भी विवाह है उस समाज में अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता था इस समय भी, क्योंकि स्त्रियों को संपत्ति पर भी जो है अधिकार था और विधवाओं को जो है उसकी खर्च के लिए पारिवारिक संपत्ति से जो है हिस्सा दिया जाता था। तो इस तरह से जो है हमारा जो है मौर्य काल में जो है इस तरह से महिलाओं की स्थिति थी। लेकिन अगर इसके बाद हम देखते हैं कि गुप्त काल में स्त्रियों की जो
अवस्था जो थी या जो स्थिति थी वो सामान्य एवं जो है एक अच्छी रूप में सम्मानजनक रूप में थी, लेकिन उसकी वैधानिक स्थिति पूर्वतः ही थी। यानी उसकी पहले जो जिस तरह से महिलाओं की जो स्थिति थी वैधानिक रूप से वो थी, लेकिन इस काल में उसकी स्थिति में कुछ परिवर्तन जरूर हुआ। और हुआ क्या हुआ कि बहु विवाह, दहेज प्रथा, सती प्रथा जैसे सामाजिक कुरीतियों के आ जाने से स्त्रियों की स्थिति में बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव बहुत आवश्यक रूप से पड़ा। फिर भी इस काल में हम देखते हैं कि महिलाओं की स्थिति जो है सम्मानित थी, क्योंकि धार्मिक कार्यों में जो है उसकी उपस्थिति जो है अनिवार्य बताया गया और अनिवार्य होती भी थी। इस काल में उन्हें शिक्षा प्राप्त करने का जो है अधिकार भी मिला हुआ था। इस तरह से शिल भट्टारिका इस काल की जो है एक अत्यंत विदुषी महिला थी, जिन्हें चंद्रगुप्त यानी विक्रमादित्य की पुत्री प्रभावती जो है एक शिक्षित नारी थी। इस काल में गणिकाओं का भी जो है उल्लेख किया गया है, जो नृत्य, संगीत और ललित कलाओं में जो है यानी दक्ष भी मानी जाती थी, निपुण मानी जाती थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो है प्राचीन काल में जो है महिलाओं की स्थितियाँ इस तरह से वैधानिक स्थितियाँ थी, लेकिन हम निष्कर्ष रूप से यह स्पष्ट होता है कि प्राचीन भारत की जो पारंपरिक जो विधाओं होती हैं, जो विधि विधान होते थे, उसके अलावा स्त्रियों की स्थिति में जो है कुछ परिवर्तन के साथ साथ हम देखने को मिलता है कि निश्चित रूप से एक अच्छी थी, लेकिन उसे परिवार, समाज, धर्म, राजनीति के क्षेत्र में अनेक प्रकार के जो अधिकार एवं स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। लेकिन प्राचीन भारत में हम देखते हैं कि साहित्यों और महाकाव्यों में इत्यादि में हम देखते हैं भारतीय नारी को जो है गौरवशाली जो है बताया भी गया है। तो इस तरह से जो है हमारा जो है इस तरह से जो है हम देखते हैं कि प्राचीन भारत काल में जो है महिलाओं की जो कानूनी या वैधानिक स्थितियाँ जो है एक संतोषजनक जैसी सम्मानजनक जैसी जो है यह व्यवस्था रही थी। और इस तरह से जो है हम ये सब सारी जानकारी जो था ये हमारे विभिन्न जो है इतिहास जानने के जितने भी है धार्मिक ग्रंथ या साहित्य या पुरातात्विक स्रोत हो, तो इन स्रोतों से जो है हमें स्पष्ट रूप से जो है पता चलता है कि हमारा प्राचीन काल में जो है महिलाओं की जो कानूनी एवं वैधानिक स्थिति क्या थी। तो इस तरह से जो है हम बताने का प्रयास किए हैं कि प्रागैतिहासिक काल में या सिंधु घाटी सभ्यता काल में या हमारा महाकाव्य के काल में या हमारा जो मौर्य काल में और या गुप्त काल में, तो इस तरह से इन कालों को जो है हम बांट करके इसको बताने का मैं प्रयास किया हूँ। और इसके बाद जो है हम अगला टॉपिक पर फिर चर्चा में अगले वीडियो में हाजिर होऊंगा। आज यहीं पर हम समाप्त करते हैं।